नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होगे। मैं राजीव यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। इस सेशन में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो बच्चों को अक्सर एग्जाम में या मॉक टेस्ट में बहुत परेशान करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। टोटल 10 से 12 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से लिए गए यानी मिक्स क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि वन फैन इज अवेलेबल फॉर Rs 1500 डाउन पेमेंट एंड Rs 450 इन 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इफ 24% एनुअल इंटरेस्ट इज चार्ज्ड अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान, द कैश वैल्यू ऑफ द फैन विल बी। ये सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का बहुत ही प्यारा और शानदार सवाल है। और इंस्टॉलमेंट में ये वो टाइप है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये टाइप अक्सर बच्चों को बहुत टफ लगता है, दिक्कत देता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल और शानदार सॉल्यूशन रखने वाले हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो मंथली एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो 24 की है, जबकि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। तो अगर एनुअल 24 है तो आप सीधा कह सकते हैं कि मंथली जो इंटरेस्ट जाएगा वो 2% का जाएगा। क्लियर है। 24% सालाना, 12 महीने में 24%, तो एक महीने में 2% का इंटरेस्ट जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है। 1500 रुपये उसने जमा कर दिए। इस 1500 रुपये से इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, ये जमा हो चुके हैं। इंटरेस्ट जो लगेगा वो बचे हुए पैसे पर लगेगा। अब एक्चुअल में उसने 440 रुपये की मेरे भाई 5 इंस्टॉलमेंट दी, यानी उसने 2200 रुपये जमा किए। कितने रुपए जमा किए? 2200 रुपये जमा कर दिए। ठीक है। मैं ये कहता हूं अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं देता, वो कहता कि मैं 5 महीने बाद भैया पूरा का पूरा पैसा आपको दे जाऊंगा, तो मुझे ये बताओ, अगर 2 महीने, 1 महीने पर 2% का इंटरेस्ट लगता तो 5 महीने पर कितना लगता? 10%। तो 5 महीने बाद वो बचे हुए पैसे का 110% देकर चला जाता। अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं बनवाता तो प्रिंसिपल का 110% देता और चला जाता। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने कहा मैं तो भाई मंथली इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा 440 रुपए की। अब बात समझना, 440 की इंस्टॉलमेंट लगाने पर 2200 रुपये पे किए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये समझो कि अगर मान के चलो 440, 440, 440 और 440, ये कुल मिलाकर 5 महीने में 5 पेमेंट दे दी उसने। ठीक है मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। अब मैं ये बताओ, अगर ये पेमेंट वो पहले महीने के अंत में नहीं देता, मान कर लो चलो ये पेमेंट एंड में देता। अगर ये पेमेंट एंड में देता तो कुल मिलाकर 1, 2, 3 और 4 महीने की क्या लग जाती? ब्याज लग जाती, इंटरेस्ट लग जाता। यानी कितना इंटरेस्ट लगता? 8% का। इसी तरीके से ये जो दूसरे महीने में इंस्टॉलमेंट दी, इस पर भी नहीं देता तो कुल मिलाकर 4 महीने का, वो सॉरी, बचे हुए कितने महीने? 1, 2, 3, 3 महीने पर 2% के हिसाब से जो इंटरेस्ट लगता उसे वो 6% का इंटरेस्ट लगता। इसी इसी तरीके से यहाँ पर ये पेमेंट अगर एंड में देता तो 2 महीने के हिसाब से 2% के हिसाब से टोटल 4% लगता। और इस पर भी 1 महीने का 2% के हिसाब से 2% इंटरेस्ट लगता। यानी कि उसे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ता? 2200 रुपये दिए ही दिए। उसे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ता? 440 का 8% यहाँ, 440 का 6% यहाँ, 440 का 4%, 440 का 2%। तो आपने देखा कुल मिलाकर ये 20% आ रहा है। यानी कि 440 का 20% उसे एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये कुल मिलाकर 88 रुपये एक्स्ट्रा देता। यानी कि जो 2200 रुपये दे रहा था ये 88 रुपये एक्स्ट्रा देता अगर ये टोटल एंड में पे करता तो। अगर टोटल एंड में पे करता तो ये 88 रुपये एक्स्ट्रा यानी 2288 देता। ये 88 रुपये बचाने के चक्कर में इसने इंस्टॉलमेंट बनवाई। एक्चुअल में ये 2288 जो रुपये हैं ये प्रिंसिपल का 110% है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का 1% जो आएगा वो 20.8 आएगा। तो प्रिंसिपल जो आएगा वो 100% जो आएगा वो 2080 होगा। अगर प्रिंसिपल 2080 यानी कि ये वो रेट है जिस पर इंटरेस्ट लिया गया। 1500 रुपये वो हैं जिन पर इंटरेस्ट नहीं लिया गया।
तो 2080 और 1500 आप कह देंगे 3580 इसका आंसर होने वाला है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। अब आप कहोगे सर क्या एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं लिखना पड़ेगा, कोई इतना इतना लिखना ही नहीं है। आप ये देखो कुल मिलाकर कितने महीने की बात कर रहा है, 5 महीने की। तो 444 पर 2% के हिसाब से एक सीरीज बनेगी, 4 दूनी 8, 4 तिया वो 2% के हिसाब से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो टोटल कहोगे 20% एक्स्ट्रा लग रहा है, 88 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी कि 2288 रुपये जो है वो 110% की वैल्यू है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं जो बचा हुआ रुपया था जिस पर इंस्टॉलमेंट बनी वो 2080 रुपये थे, 1500 यहाँ लगाए, आंसर आ गया 3580 के बराबर। क्लियर, बाकी आप चीज़ें अपने आप सॉर्ट करने का प्रयास करना, आप आराम से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ाएंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल आपके सामने दिखता हुआ। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। यहाँ पर कह रहा है कि सुहास एक पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस तरह स्थित है कि जमीन पर उसके पैर सररेखी हैं और पेड़ सुहास और इमारत के बीच में स्थित है। मतलब बड़ा सिंपल सी बात कर रहा है, बड़े ही सिंपल सी बात कर रहा है, समझना। ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कोई आदमी है मेरे भाई, अगर ये कोई आदमी है तो इसके बीच में यहाँ पर एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, और ये कोई इमारत है जिसकी लंबाई जो है वो 11.25 है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई शंका समस्या मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है पेड़ सुहास और इमारत के बीच में स्थित है। ये पेड़ जो है ये सुहास और इमारत के बीच में स्थित है। पेड़ सुहास से 7.5 मीटर की दूरी पर है। ये पेड़ जो है वो सुहास से इस वाले व्यक्ति से 7.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बात समझ में आ रही है। चलो कोई बात नहीं, जासी कॉल आई, आगे देखो समझो बात को। वो कह रहा है पेड़ और व्यक्ति के बीच में 7.5 मीटर की डिस्टेंस है और इमारत से 45 मीटर की दूरी पर है। कौन? पेड़। पेड़ सुहास से 7.5 मीटर की दूरी पर है, जबकि इमारत से पेड़ जो है वो 45 मीटर की दूरी पर है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ का शीर्ष और इमारत का शीर्ष एक ही पंक्ति में है। एक ही पंक्ति में मतलब समझ रहे हो कि यहां पर ये जो एंगल बनना है ना, वही सेम एंगल यहां पर बनेगा। अगर मान के चलो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। इसका ये मतलब होता है कि एक ही शीर्ष जो है वो एक ही उसमें है पंक्ति में, इसका मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। सिंपल सी बात। इसके बाद कह रहा है इसके अलावा श्वास की आंखें पेड़ शीर्ष और इमारत की पंक्ति में पड़ता है और श्वास की आंखें जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब व्यक्ति की लंबाई दी हुई है। तो एक काम करते हैं, व्यक्ति की लंबाई दी है तो व्यक्ति की लंबाई यहाँ मान लेते हैं 1.5, एक 1 पॉइंट कितने का है? 8 मीटर का। तो एक काम करो, फिर पेड़ भी यहीं से, जमीन से ही तो सारी चीजें जुड़ी होंगी, तो जमीन से सारी चीजें जोड़ लेते हैं यहाँ तक। तो ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका फिगर तैयार है। अब ऐसे सवालों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास एंगल दिया नहीं है, मैं हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल करूं कैसे? तो मेरे भाई हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जब एंगल नहीं दिया होता ना, तो हम सिमिलरिटी से करते हैं। दो ट्राइंगल सिमिलर देखते हैं कौन कौन से हैं, फिर उसमें सिमिलरिटी लगाते हैं, आपका आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं कि ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा, यानी ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा। तो आप कहोगे इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? तो देखो यहाँ मैं ये कहूँ, मेरी बात समझना मेरी भाई, मेरी बात एक बार समझना। अगर मैं कहूँ पेड़ की ऊंचाई h है, ठीक है, तो ये वाली ऊपर का जो हिस्सा होगा वो 11.25 माइनस h होगा कि नहीं होगा?
अगर ये ऊंचाई h है तो ये जो हिस्सा होगा ये वाला 11.25 माइनस h होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरा पेड़ h है और ये लंबाई 1.8 है तो ये जो होगा वो h माइनस 1.8 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब मेरे पास पता है कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। मैं नाम दे देता हूँ, देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं ऐसे दे देता हूँ कि ये ABC है, ठीक है, ये यहाँ कह दो DEF है, ये कह दो G है और ये H, ठीक है। अब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्पेस कम है इसलिए दिक्कत आ रही है, बाकी चीज़ें समझ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, एक है AGH और ये सिमिलर है ट्राइंगल आप कहोगे HEF के, HEF के इस वाले के। तो आपने एक चीज़ पढ़ी है, जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो मैं कह सकता हूँ ये साइड अपॉन ये साइड जो होगा बराबर होगा ये साइड अपॉन ए साइड, यानी रेशियो बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि AG अपॉन HE, HE है नहीं, बराबर होगा GH अपॉन EF के। बस आपका सवाल यहीं ख़त्म हो गया, बस इतना ही सवाल था। अब वैल्यू रखो, आंसर पाओ। देखो AG जो आया वो कितना 11.25 माइनस H है, और HE जो है आपका HE जो है वो H माइनस 1.8 है। GH कितना है, तो GH देखो यहां से कितना है 45 है, और EF जो है वो 7.5 है। तो देखो पॉइंट हटाओगे 0, 75 से एक बार, 75 से 6 बार, तो कुल मिलाकर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो 11.25 माइनस H जो आएगा मेरे भाई वो 6H माइनस के 10.8 आएगा। तो 6H और 1H आ गया 7H, बराबर हो गया 22.05 के। तो H की वैल्यू जो आने वाली है 7 या 21, 7 एकन 7, 7 पंजे 35, 3.15 आने वाली है। कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई शंका तो नहीं। अगर चीज़ें समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, एक बढ़िया सा कमेंट करना, मैं समझ जाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ही तो बनाना है एक। चलो अगला सवाल देखेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही बेहतरीन सवाल आपके सामने, चोर पुलिस पर आधारित टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है एक चोर की गति एक पुलिसकर्म की गति का 4/5 गुना है, यानी कि द स्पीड ऑफ अ थीफ इज 4/5 टाइम्स द स्पीड ऑफ अ पुलिसमैन। द थीफ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर बिफोर ही वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन इन 30 मिनट्स। इनिशियली वॉट वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द पुलिसमैन एंड द थीफ इन किलोमीटर। तो मेरे भाई ये सवाल सबसे आसान होते हैं अगर आपको कुछ बातें पता हैं तो। देखो स्पीड का रेशियो उसने खुद ही दे दिया, स्पीड का रेशियो उसने दे दिया किसका, थीफ का और पुलिस का। किसने कहा कि थीफ की जो स्पीड है वो 4/5 है पुलिस की, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर ये चीज समझ गए ना तो ये सवाल कभी गलत नहीं करके आओगे। मान के चलो ये पुलिस है, ये थीफ है, इसने इसे देखा, कुछ दूरी से देखा, फिर ये भी भागा और ये भी इसके पीछे भागा, एक निश्चित टाइम बाद इसने पकड़ लिया। तो मेरे भाई जितने टाइम ये भागा उतने टाइम ही ये भागा, यानी दोनों एक पर्टिकुलर टाइम तक भागते रहे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस केस में टाइम जो था वो कांस्टेंट था, टाइम जो था वो सेम था, समान था, बराबर था दोनों का। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है डिस्टेंस के, यानी कि जो रेशियो डिस्टेंस स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का हो जाएगा। तो अगर चोर ने 4 रेशियो कवर किया होगा तो पुलिस ने 5 रेशियो, यानी कि जो डिस्टेंस था वो 1 रेशियो का डिस्टेंस था। तो मेरे भाई अगर 4 रेशियो 6 किलोमीटर के बराबर है तो 1 रेशियो 1.5 किलोमीटर के बराबर होगा। बस सिंपल सा 10 सेकंड का सवाल था, उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है, चलो अगले सवाल की ओर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक कंटेनर में 5 प्याज और 4 आलू रखे गए थे, जिनमें से 2 प्याज और 2 आलू सड़े हुए थे। नेहा
यादृच्छिक रूप से दो सब्जियां चुनती है, फिर संभावना ज्ञात कीजिए कि या तो दोनों आलू हैं या दोनों सड़े हुए हैं। या तो दोनों आलू हैं या दोनों सड़े हुए हैं। कह रहा है कि 5 onions and 4 potatoes were kept in a container out of which 2 onions and 2 potato। तो टोटल मेरे पास 9 आइटम है मेरे पास, 9, और उनमें से 4 मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ, 4 मैं लेने वाला हूँ, 9 में से 4 लेने वाला हूँ। सिंपल है। आप ये कहेंगे कि मैं 4 सिलेक्ट करने वाला हूँ, किसमें से? 9 में से। और उसमें से भी संभावना ये है कि फाइनल जो मुझे करना है कि 2 सब्जियां चुननी है, फिर संभावना ज्ञात करनी है कि या तो दोनों आलू होंगे या दोनों सड़े हुए आलू होंगे, या तो आलू होंगे दोनों या फिर दोनों ही सड़े हुए होंगे। इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया यूज करनी है मुझे। तो दोनों की ही एक ही बात आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात समझना, मुझे टोटल 9 में से 2 सब्जियां चुननी है, जबकि मुझे आलू 4 में से 2 लेने हैं। मुझे 9 में से 2 सब्जियां चुननी है, जबकि आलू 4 में से 2 लेने हैं। सिंपल सी बात है। अब 4 में से 2 आलू, एक तो वो हो गए जो आपके सही होंगे, और एक बार वो हो गए जो आपके सड़े हुए होंगे। क्या बात है, समझ में आ रही है? एक बार वो होंगे जो सही होंगे, एक बार वो होंगे जो सड़े हुए होंगे। क्लियर बात है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। लेकिन मेरी बात समझना, अब संभावना ये भी है कि दोनों मिक्स हो सकते हैं। संभावना ये है दोनों मिक्स हो सकते हैं। तो हम ये निकालते हैं कि कुल मिलाकर सड़े हुए दोनों आलू कितने हो सकते हैं, दोनों सड़े हुए कितने हो सकते हैं। तो आपको बस इतना करना था, इसको सॉल्व करना था, आंसर मिल जाएगा। देखो, बड़ा आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, दोनों सेम है। तो देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही तो होता है। CPR मतलब क्या होता है? NCR क्या होता है? आप लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, यही तो होता है NCR। तो यहाँ पर मैंने यही किया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये काटूंगा तो ये आएगा 4 और 3, 2 फैक्टोरियल ये कट गया, 7 फैक्टोरियल से काटूंगा ये आएगा 9 और 8। ठीक है, 4 से काटा 2 बार और 3 से काटा 3 बार, तो आपको दिख रहा है 1/6 आ गया। इसका जो मान आ रहा है 1/6 आ रहा है, तो इसका भी मान जो आएगा वो 1/6 आएगा। अब इसका मान निकालते हैं, कितना आएगा? 2CR कितना आएगा? तो देखो 2CR की वैल्यू तो 1 हो गई। आपको पता है NCN जो होता है वो 1 होता है, NCN जो होता है 1 होता है, ये बातें तो पता होगी। तो 2C2 जो होगा वो 1 होगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो होगा वो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल होगा, और 7 फैक्टोरियल से काटूंगा तो ये 9 इंटू 8 आएगा, और 2 से काटूंगा 4 टाइम्स, ये आएगा 1/36। कितना आएगा? 1/36। तो आप अगर एलसीएम लेंगे 36 आएगा। ये कुल मिलाकर 1 1 6 6 12 हो गया, और 12 में से 1 गया, आपका आंसर आएगा 11/36। कितना आंसर आएगा? 11/36 आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन, अच्छे लेवल का सवाल है ये। ठीक है, अगर ऐसा सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है और आपको कुछ बातें नहीं समझ में आ रही, तो आप ट्राई करो कि टाइम अगर बचे तो एंड में देखना है ऐसे सवालों को, नहीं स्किप कर सकते हो, उस समय स्किप कर सकते हो, बाद में अटेंड कर सकते हो। अगला सवाल देखो आपके सामने आने वाला, बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल है। कह रहा PQ और RS एक वृत्त की 2 समानांतर जीवा इस प्रकार है कि PQ जो है वो 48 है और RS जो है वो 40 है, यदि जीवा केंद्र की विपरीत दिशा में है, जीवा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट, और उनके बीच की दूरी जो है वो 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है कितनी होगी। ठीक है, केंद्र की विपरीत दिशा में दोनों की दोनों। तो देखो बड़ा आसानी से ये सवाल बन सकता है। ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर मानता हूं मैं। तो एक कोण अगर यहाँ पर है तो दूसरी कोण मैं मानता हूं यहाँ पर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बताओ, अगर मैं इस सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो जाहिर सी बात है, अगर ये पूरी 40 है तो इसे दो भागों में डिवाइड करेगी, एक ये 20 होगा, एक ये 20 होगा,
और यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ और ये पूरी 48 है, तो इसे दो भागों में डिवाइड करेगी, ये 24 और ये 24। अब आपको रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है? रेडियस। और इनके बीच की जो दूरी है वो 22 सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, XYZ मुझे नहीं पता। ये आपके सामने सवाल है। अगर इसे बेसिक से करने जाओगे मेरे भाई तो बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम पेपर में होता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल ट्रिपलेट का यूज करना पड़ता है। ट्रिपलेट का यूज करना होता है सिंपल सा। जैसे यहां पर दिख रहा है कि 20 है, तो 20 से रिलेटेड ट्रिपलेट क्या बनती है? 20 से रिलेटेड ट्रिपलेट जो बनती है 15, 20 और 25 बनती है। एग्री हो इस बात से? कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और बनती है, एक और बनती है, वो बनती है 20। हाँ, कौन सी होने वाली है? एक और बनती है, उसको हम चलो बाद में देख लेंगे, अभी इतना ध्यान रखो। 15, 20 और 25 एक ट्रिपलेट बनती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है? बातें समझ में आ रही है? बाकी 20 से जो बनती है वो 15, 12 और 20 बनती है। 15, 12, 20 बनती है, लेकिन 20 जो होता है उसमें हाइपोटेनस होता है। लेकिन यहाँ पर 20 जो है वो बेस का काम कर रहा है। तो अगर ये बेस है तो हाइपोटेनस जो होगा वो 25 होगा, और ये हाइट जो होगी परपेंडिकुलर जो होगा वो 15 होगा। क्लियर है? ये बातें समझ में आ गई। आपने कहा कि मेरी रेडियस 25 हो सकती है, आप लगा के चले आना, एक तो निश्चित रहना। लेकिन अगर आपको फिक्स करना है कि यही है कि नहीं है, अगर आपको कंफर्म करना है तो मैं कंफर्म करवाता हूँ। अगर ये आपका 25 है, ये आपका 24 है, तो आपको पता है कि 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। मेरे भाई चेक करो, 15 और 7 22 है कि नहीं है? आपने कहा 22 है, बस आंसर लगा देना। इससे शॉर्ट आप मेथड कर नहीं सकते हो, इससे शॉर्ट कर नहीं सकते। ट्रिपलेट आपको याद होंगी तो इस सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, नहीं तो फिर पूरा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। इसको आपको आर मानना पड़ेगा। ये टोटल अगर आप 22 है तो इसको एच मानोगे, तो ये 22 माइनस एच होगा। पहले इसमें चीज़ें फाइनल करोगे, फिर इसमें चीज़ें फाइनल करोगे। पहले एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर जाकर आर की वैल्यू निकालोगे, तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा है आप ट्रिपलेट का यूज़ करके इस सवाल को चंद सेकंड में बना सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं इसी के साथ सवाल क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आने वाला है आपके सामने। ये कह रहा है एक खंभा सड़क पर लंबवत खड़ा है। अ पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ रोड विच गोज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पी क्यू आर 2 पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ द पोल सच दैट पी क्यू बराबर बी एंड द angle of elevation of the top of the pole or at PQ are alpha and beta respectively, then the height of the pole is। तो देखो ये सवाल सिंपल सा है, इसमें बस डायरेक्शन देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कहा डायरेक्शन दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, मुझे डायरेक्शन पूछी थोड़ी है, मुझे वो पोल की हाइट पूछी है। मुझे क्या पूछा है? पोल की हाइट पूछी है। इसमें डायरेक्शन से मुझे लेना देना क्या है? आप सिंपल सा देखो कि एक पोल है, ये एक पोल है मेरे भाई, ठीक है। एक सिंपल सा पोल है जिसकी हाइट h है। और अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट मेरे पास ऐसे p है और एक पॉइंट ऐसे q है, ये p दे रखा है, ये q दे रखा है। p अल्फा कोण बना रहा है और ये बीटा कोण बना रहा है, और इनके बीच की डिफरेंस जो है वो a के नहीं b दे रखा है, सॉरी, इनकी डिफरेंस कितनी है? b है। तो आपने अगर हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ा हुआ है मेरे भाई, तो आप सिंपल सा बता सकते हो कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो h कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा होता है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है दोनों पॉइंट के बीच का, वो h कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा होता है। लेकिन आपसे इसमें h पूछा गया है, तो h जो होगा वो b अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा होगा। ये चीजें तो आपको फॉर्मूले के तौर पे याद करनी ही पड़ेंगी। ये तो फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी आपके सामने इस तरीके का स्ट्रक्चर बने कि एक पोल से दो वस्तुएं इतनी इतनी डिस्टेंस पर हैं और ये यहाँ पर हाइट है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना कुल मिलाकर, वो h मल्टीप्लाई बाई कॉस बीटा माइनस कॉट अल्फा होती है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। आओ देखो एक बार प्रूफ करके बता देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ से कॉट अल्फा निकालता हूँ, मैं ये कहता हूँ, देखो समझना, मैं अगर कहूँ ये x है और ये पूरी y है, तो ये जो होगी वो y माइनस एक्स होगी। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से समझना,
अगर मैं कॉट अल्फा निकालता हूं तो कॉट अल्फा क्या बात होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अगर x है और परपेंडिकुलर h है तो ये होगा x अपॉन h। तो x की वैल्यू जो आएगी वो h कॉट अल्फा आएगी। ठीक है, अगर वहीं पर मैं यहां से निकालता हूं कॉट बीटा, तो कॉट बीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है y और परपेंडिकुलर है h, तो y बराबर जो आएगा वो आपका h कॉट बीटा आएगा। सिंपल समझ रहे हो। तो अगर मुझे y में से x घटाना हो, क्योंकि y बड़ा है x छोटा है, तो मैं कहूँगा h कॉट बीटा माइनस h कॉट अल्फा आएगा। तो आप h कॉमन लेंगे तो ये आएगा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अब इसकी वैल्यू तो उसने दे रखी है b, उनके बीच का डिफरेंस ही b है, तो आप यहाँ से कहेंगे कि h जो आएगा वो b अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा आएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। जबकि ये एक तरीके का फॉर्मूला है, आपको इसको याद करके चलना है मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या कह रहा, ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल आने वाला। कह रहा, एक घंटा अगर दो सड़कों को पार करने पर खड़ा है जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में इंगित करते हैं, पी क्यू आर एस क्रमशः उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम की ओर जाने वाली सड़कों पर बिंदु है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, सड़कों पर कोई बिंदु है पी क्यू आर। देखो ये मान के चलते ये चौराहा है, एक तरीके से ये एक चौराहा है, ये कोई पी पॉइंट है, ये कोई क्यू पॉइंट है, ये आर है, ये एस पॉइंट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, इसी तरीके से दे रखे हैं आपको। ठीक है, और कोई पोल खड़ा हुआ है, कहीं पर भी खड़ा हो कोई दिक्कत नहीं उससे, मुझे पोल तो सीधा ही खड़ा रहेगा, क्या परेशानी आने वाली है उससे, कोई दिक्कत नहीं है। पोल तो कहीं भी खड़ा कर लो, आप मान को यहाँ खड़ा कर लो, तो ये खड़ा मान लिया मैंने, इस तरीके से खड़ा है पोल, ये तो मैंने लिटा दिया, लेकिन पोल में अब ऐसे खड़ा, इस तरीके से मान के चल सकते हो कि ऐसे खड़ा हुआ है पोल, इस तरीके से मेरे भाई। तो अगर ऐसे पोल खड़ा है तो वो यहाँ पर भी 90 कोण बनाएगा, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का, इस तरीके से कोण बनाएगा। और ये जो इससे साथ एंगल बनाएगा, यहाँ पर समझना, जैसे मैं कहूँ कि ये पोल है, ये पोल है, ये आपकी नॉर्थ साइड है, ये आपकी नॉर्थ साइड है, और नॉर्थ साइड पर जो पॉइंट है वो पी है, तो इस पोल के साथ ऐसे कोण बनाएगा, ऐसे एंगल बनाएगा। और ये एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है यहाँ पर, यानी कि ये जो एंगल बनना है ना, ये वाला, ये अल्फा एंगल बनना है। इसी तरीके से इस पोल के साथ ये जो बना रहा है ये बीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, यानी कि ये भी सेम इसी तरीके से बनेगा, और ये भी कितना एंगल बनाएगा, बीटा एंगल बनाएगा। कौन सा पॉइंट, क्यू पॉइंट। सिंपल बात समझ में आ गई। अब सेम यहाँ से मैं देखूंगा तो ये भी इसके साथ जब मिलेगा हाइट के साथ, तो ये जो पॉइंट बनाएगा वो कौन सा बना रहा है, ये डेल्टा बना रहा है, और ये गामा बना रहा है, ये कौन सा बना रहा है, ये गामा बना रहा है। सिंपल बात समझना, ये चीजें बन रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये पोल है, ये इसका बेस है, और ये क्या है, बीच का एंगल अल्फा है। तो मैं अगर मानूं कि पोल की हाइट h है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है कि कॉट अल्फा बराबर निकालना चाहूं तो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर h है, तो बेस जो आएगा वो h कॉट अल्फा आएगा, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये h कॉट अल्फा आएगी। इसी तरीके से ये जो वैल्यू आएगी वो h कॉट बीटा आएगी। ठीक, बात समझना। इसी तरीके से इसका जब निकालूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो h कॉट गामा आएगी डेल्ट, और ये जो आएगी वो h का कॉट गामा आएगी। तो यानी कि डिस्टेंस पता चल गई मुझे इसके बीच की। अभी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी थोड़ी सी, देखो मुझे कुल मिलाकर ये बन गया कि ये मेरा पोल था, पोल के साथ एक ये बना, तो इसका बेस अगर ये हाइट h है तो ये बना h कॉट अल्फा। ऐसे ही सेम अगर ये हाइट h है और ये बीटा है तो ये बना h कॉट बीटा। ठीक है, इसी के साथ अगर ये है, ये गामा है और ये h है तो ये बना h कॉट गामा, और ये इसी के साथ अगर ये डेल्टा है और ये h है तो ये बना h कॉट डेल्टा। ठीक है, अब ये बना कैसे तो समझना, इस तरीके से पॉइंट थे सारे के सारे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और ये आपकी हाइट थी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई वो आप कहोगे ये आई h कॉट बीटा।
और ये जो डिस्टेंस आई ये आई एच कॉट अल्फा, और ये जो डिस्टेंस आई वो आई एच कॉट गामा, ये जो डिस्टेंस आई ये आई एच कॉट डेल्टा। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने में कौन सी दिक्कत है? मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है पी क्यू और आर एस, यही तो पूछा है, पी क्यू अपॉन आर एस का स्क्वायर। तो मुझे बताओ कि पी क्यू का स्क्वायर कितना आएगा? पी क्यू का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा आएगा। और ऐसे इस तरीके से ये हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर गामा प्लस एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल्टा। एच स्क्वायर दोनों में से कॉमन आके कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा अपॉन कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा। तो आप ये कहने वाले हैं कि इसका जो आंसर आने वाला है वो सर ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी का सवाल था। अगर आप समझ पा रहे हैं तो चीज़ें आप 10, 15, 20 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप काम करो, स्किप कर सकते हो सवाल को। समय खराब करना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल आते हैं। कह रहा है कि इफ 2x माइनस 3y 7 है एंड a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3y बराबर 4a प्लस बी है, रिप्रेजेंट को कॉन्सिडेंट लाइंस, यानी कि ये संपाती लाइन है। संपाती लाइन है मतलब एक दूसरे को कट कर रही है। तो संपाती लाइनों का मतलब सिंपल सा है कि आप ये कह सकते हो कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है। ये फॉर्म बनती है, ठीक है। अब आप कहोगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि दो लाइनें जब बनती हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनती है। एक ये इक्वेशन बनती है लाइन की और दूसरी ये इक्वेशन बनती है लाइन की। और इन इक्वेशनों में जब रिलेशन निकल के आता है तो ये रिलेशन निकल के आता है, तब वो जाकर संपाती रेखाएं होती हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पर भी दो इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन। तो इनसे मुझे सिंपल पता चलेगा कि x के पास वाली वैल्यू a1 होती है और x के पास वाली वैल्यू a2 होती है, यानी ये a1 है ये a2 है। तो मैं कहूँगा कि 2 अपॉन a प्लस बी आएगा, ठीक है। b1 कितना है 3 और b2 कितना है a प्लस बी माइनस 3, ये भी माइनस तो कट जाएगा, तो सीधा लिखोगे 3 बटे a प्लस बी माइनस 3 और बराबर आएगा ये कितना है 7 और ये कितना है 4a प्लस बी। तो अब मेरा आंसर इससे भी आ सकता है, मेरा आंसर इससे भी आ सकता है। अब आपको अगर टाइम बचाना है तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में जो भी आने वाला है, चाहे बी आए चाहे ए आए, वो 5 में आएगा, 5 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो ये 2a और 2b हो जाएगा, ये 3a 3b हो जाएगा, माइनस होने के बाद 5 होने से रहा, ठीक है। बात समझ रहे होगे। अगर मैं इसको और इसको लेके चलता हूँ तो यहाँ पर देखो ये 7a 7b और ये 8a और ये 2b, तो 7b में से 2b गया तो माइनस के 5b बचेगा। माइनस के 5b कहाँ पर आ रहा है? तो आप कहोगे ऑप्शन 3 में आ रहा है, यही आपका आंसर होने वाला है। बाकी सॉल्व करना है तो आप देखो सॉल्व भी कर सकते हो कि आप लो 2 अपॉन a प्लस बी बराबर 7 अपॉन 4a प्लस बी। आप यहाँ से करोगे 8a प्लस 2b बराबर 7a प्लस 7b। यहाँ से आप सिंपल कह सकते हैं कि a प्लस 5b सॉरी a माइनस 5b बराबर जो आने वाला है वो 0 आने वाला है। क्लियर बात समझ गई होगी। तो ये चीज़ें लिखना जरूरी नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ से मैंने कहा 7a 7b, ये उधर जाएगा तो 8a में से 7a गया, a बचेगा, और 7a में से 2a माइनस होगा तो माइनस का 5a बचेगा। क्लियर है, आसान बातें समझ रहे होगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या आने वाला, बहुत ही बेहतरीन एक और शानदार सवाल, टाइम एंड वर्क का बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है मेरे भाई। आओ देखते हैं। कह रहा है यदि 8 मेल और 11 फीमेल और 17 बच्चे किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, 8 मेल 11 फीमेल और 17 चिल्ड्रन किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। आगे कह रहा है 2 मैन 3 वुमेन और 5 चिल्ड्रन, तो 2 मैन 3 वुमेन और 5 चिल्ड्रन किसी काम को 72 दिन में कर रहे हैं।
तो मैंने सिंपल सा बताया, आप एलसीएम ले सकते हो, टोटल वर्क 72 आएगा, इनकी एफिशिएंसी 4 आएगी, इनकी एफिशिएंसी 1 आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपने कहा ठीक है सर। अब एक्चुअल में जो मुझे देखना है, मुझे ये देखना है कि पूछा क्या गया है। मुझे 9 आदमी, 9 औरतें, महिलाएं और 9 बच्चों का पूछा गया है कि कुल मिलाकर कितने समय में वर्क करेंगे। यानी कि अगर मैं इक्वेशन बना दूं, अगर मैं कहीं से भी इक्वेशन ये ले आऊं कि 1 मैन 1 फीमेल और 1 चिल्ड्रन कितने में काम करते हैं, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि क्या आएगा। तो मेरा फोकस यहीं पर होना चाहिए कि तीनों के बराबर कहाँ से लेके आऊं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं 3 का, इसमें मल्टीप्लाई करूं 3 का, तो ये बन जाएगा 6 मैन, ये 9 फीमेल और ये आएगा 15 चिल्ड्रन। और इनकी एफिशिएंसी जो आएगी वो 3 आएगी। मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इसकी बात कर रहा हूँ एफिशिएंसी। इन सब की एफिशिएंसी 1 थी, तो इनके 3 टाइम की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको घटाता हूँ, तो ये बचेगा 2 मैन, ये 2 फीमेल और ये 2 चिल्ड्रन। इनकी एफिशिएंसी 4 थी, इनकी एफिशिएंसी 3 है, तो इनकी जो एफिशिएंसी आएगी वो 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। कोई सिंपल, इससे ज़्यादा आप क्या करोगे? समझ में आ रही बातें? तो अब आप यहाँ से कह सकते हो कि 1 मेल 1 फीमेल और 1 चिल्ड्रन जो आएगा वो एक दिन में आधा काम करेंगे। तो 9 मेल 9 फीमेल और 9 चिल्ड्रन एक दिन में 9/2 काम करेंगे। तो 72 काम करवाना है, 72 वर्क करवाना है, और एक दिन में 9/2 कर रहे हैं। तो 9 से काटा 8 बार, 8 दूनी 16, यानी कुल मिलाकर जो काम होगा मेरे भाई 16 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हाँ ये सर लेंदी हो गया, तो मैं कहा भाई इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन आप नहीं रख सकते हो। इक्वेशन तो आपको बनानी पड़ेंगी, इसके अलावा आप क्या सॉल्यूशन करोगे बताओ? इसके अलावा आप ऑब्जर्व तो कर नहीं सकते हो कि हाँ भाई इतना इतना एफिशिएंसी आएगी, इतना इतना नंबर आएंगे, तो इस हिसाब से काम करेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक दिन में इतना काम करेगा, एक दिन में इतना करेगा, एक दिन में इतना करेगा, पॉसिबल नहीं है। बड़े नंबर हैं, 8 आदमियों का 11 फीमेल का 17 चिल्ड्रन का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते एक बार में। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक नदी पर क्यू नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदुओं पी और आर के बीच का मध्य बिंदु है। मतलब ये कहना चाह रहा है ये कोई 2 पॉइंट है पी और आर, इनके बीच का कोई पॉइंट है क्यू। ठीक है मेरे भाई, ये बात कह रहा, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। इसके बाद कह रहा है कि ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखना, यानी ये अगर x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। आगे कह रहा है एक नाव P से Q तक 12 घंटे में जा सकती है और वापस आ सकती है, यानी कि ये यहां से यहां तक गई और फिर वापस आ गई। ठीक है, नदी जाहिर सी बात है चल ही रही होगी, अभी बात कर रहा है ये जाने और आने की। नदी चल रही होगी, तो नदी में क्या होता है, पानी के साथ जाने में समय कम लगता है, पानी किसी के साथ वापस आने में समय ज़्यादा लगता है। पानी के साथ जाऊंगा तो मैं जल्दी, स्पीड मेरी तेज होगी, जबकि पानी के अपोजिट आऊंगा तो स्पीड धीमे हो जाएगी, क्योंकि वो उसे स्पीड को कम करेगा पानी। ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि पी से लेके आर तक जाने में टाइम लग रहा है वो 16 घंटे 40 मिनट का लग रहा है मेरे भाई। तो मुझे ये बताओ कि 2x डिस्टेंस अगर मैं 16 घंटे 40 मिनट में तय कर रहा हूँ, 16 घंटे और 40 मिनट में तय कर रहा हूँ, तो मैं x डिस्टेंस 8 घंटे 20 मिनट में ट्रेवल करूंगा कि नहीं बताओ? x डिस्टेंस भी 8 घंटे 20 मिनट में ट्रेवल करूंगा कि नहीं करूंगा, बता दो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि P से लेके Q तक जब वो गया होगा तो जाने जाने में उसे 8 घंटे और 20 मिनट लगे होंगे, जिसको मैं कह सकता हूं 8 से 1/3 घंटे। ठीक है, ये कह सकता हूं। जबकि वो जाकर वापस आया 12 घंटे में, यानी केवल वापस आने में जो समय लगा वो आप कह सकते हो 3 से ही 2/3 घंटे का समय लगा। वापस आने में जो समय लगा वो 3 से ही 2/3 घंटे का समय लगा। क्लियर बात, समझ रहे होगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो Q से लेके P तक यानी x डिस्टेंस वापस आ रहा है 3 से ही 2/3 घंटे में, तो वो 2x डिस्टेंस कितनी देर में वापस आया होगा? तो 2 गुना टाइम लगा होगा, ये होगा 6 से ही 4/3। आप इसे फिक्स करेंगे तो ये आएगा 7 से ही 1/3। तो कुल मिलाकर उसे वापस आने में पी आर से लेके पी तक आने में वो 7 से ही 1/3 घंटे लगे होंगे। कितने घंटे लगे होंगे? 7 से ही 1/3 घंटे लगे होंगे।
मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, समझना। मैं कहूँ ये और ये मिड पॉइंट है, मैंने कहा ये x है तो ये भी x होगा। टोटल डिस्टेंस कवर करने में 16 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब केवल एक डिस्टेंस जाने जाने में समय लगा होगा 8 घंटे 20 मिनट का। भाई वो P से Q तक गया और वापस आया 12 घंटे में, तो केवल जाने जाने में अगर 8 घंटे 20 मिनट लगे होंगे तो वापस आने में उसे 3 से ही 2/3 घंटे लगे होंगे। अगर वो केवल x डिस्टेंस वापस आ रहा है तब इतना टाइम लग रहा है। अगर वो 2x डिस्टेंस वापस आए, क्वेश्चन में यही तो कहा है R से P तक आना है, R से P तक x और x 2x वापस आना है, तो केवल x वापस आने में 3 से ही 2/3 घंटे हैं, तो 2x वापस आने में 7 से ही 1/3 घंटे लगेंगे। यही आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ गए होगे बात। चलो अगला सवाल देखेंगे इसी के साथ। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया और शानदार आने वाला है, सीरीज का क्वेश्चन है ये। कह रहा दी गई श्रृंखला S1 और S2 के बीच सभी उभयनिष्ठ पदों का योग बताना। तो बड़ा बढ़िया सवाल है और ऐसे सवाल आते हैं, यहाँ पर 6 कर लेना मेरे भाई, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। जब भी ऐसे सवाल आए, दो अलग अलग सीरीज दो हैं और उनकी कॉमन सीरीज का आपसे पूछे, कॉमन टर्म की जो सीरीज बनेगी उनका सम पूछे, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो कॉमन टर्म वाली सीरीज पता करनी होगी। कॉमन टर्म वाली सीरीज पता करनी होगी सबसे पहली चीज। तो देखो, सबसे पहली चीज अगर आपको ये पता करना है कि जो नई सीरीज बनेगी, कॉमन सीरीज जो बनेगी उनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। तो जो कॉमन सीरीज बनेगी उसका डिफरेंस जो होगा वो इन दोनों के डिफरेंस का एलसीएम होगा, यानी कि 28 होगा। यानी नई जो सीरीज बनेगी वो कुल मिलाकर कितनी होगी? 28 उसका होने वाला है, जो कॉमन डिफरेंस होने वाला है। क्लियर बात समझ में आ गई? अब आपको ये पता होना चाहिए कि कुल मिलाकर फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म तो या तो आप नोटिस कर लो, यहाँ पे आज सीरीज बना लो कि 2 के बाद 7 9 7 16 7 23 7 30, इस तरीके से। ऐसे ही 7 और 4 11, 7 और 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 4 23। तो पहला कॉलम टर्म दिख रहा है आपको 23 है, तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो 23 होगा। लेकिन मैं कहता हूँ आप ऐसे कब तक गिनोगे? आपको सिंपल ये करना है कि डिफरेंस कितना आया? 28, और फर्स्ट टर्म के बीच डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो कुल मिलाकर जो फर्स्ट टर्म आएगा वो 23 आएगा। ठीक है, बातें समझ ही रहोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता चल गया डिफरेंस इतना है, फर्स्ट टर्म इतना है, तो अब कुल टर्म कितने होंगे? कुल टर्म कितने होंगे? तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आपको पता है कि लास्ट टर्म, तो देखो सिंपल सी बात समझना, कॉमन टर्म की बात कर रहे हैं तो 632 तक तो इसमें आएगा ही आएगा। 632 के आगे इसमें तो आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो यानी मैक्सिमम जो ले सकता हूँ वो 632 तक ले सकता हूँ, उससे आगे नहीं ले सकता। ठीक है मेरे भाई, बातें समझ में आ गई? तो यहाँ तो मुझे देखना है कि 632 कौन सा टर्म है। तो 632 कौन सा टर्म है? तो आपको पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। a कितना है? 23, n माइनस वन, डी कितना है? 28। तो आप यहाँ से निकालेंगे, आएगा 609, और 609 में 28 का भाग देंगे n माइनस वन, तो n की जो वैल्यू आएगी वो कुल मिलाकर कितनी आएगी? इसे काटोगे 21, अप्रॉक्स आएगा। 21 से बड़ा आएगा लेकिन आपको 21 लेना है। 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आएंगे वो 22 आएंगे। बस क्या है फिर, दिक्कत क्या आ रही है? फिर तो निकाल दो। अगर टर्म 22 आ रहे हैं तो सबसे पहली बात, कोई भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अगर टर्म 22 आ रहे हैं तो कोई भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल आंसर होगा। कैलकुलेट करने से पहले चेक कर लो। तो देखो 7 और 6 13, 9 4 13, पहला ही मल्टीपल है, बस आंसर लगा दो। बाकी अगर सॉल्व करना है तो आपको पता है कि एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है 22/2, ये 23 दूनी 46, ये कुल मिलाकर 22 21 गुणे कितना आने वाला है? 28। आप ये कहेंगे ये आ रहा है 11 सर, ये आ रहा है 28 1 28, 28 दूनी 56, 56 और 2 58, यानी कि 288। 288 और 6 294, 4 200 सॉरी 588 और 6 594, यानी कि 636 34 आ रहा है। एक मिनट, सही है ना? ठीक है, बाकी गुणा कर लो, ये आएगा 4 7, ये आएगा 9 और ये 6। आपका आंसर जो आएगा वो 6974 आएगा।
तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, आपको कुछ कई चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे क्या सर ये सारे फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए, क्या मुझे ये सब चीज़ें लगानी पड़ेंगी? तो मैं कह रहा हूँ लगाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर चाहते हो कि जल्दी आंसर आए तो सीधा एक से करना है। देखो डिफरेंस कितना आया था 28 और फर्स्ट टर्म कितना आया 23, ये दोनों की शॉर्टकट मैंने बता दी, आप कैसे निकाल सकते हो डायरेक्ट। डिफरेंस जो आएगा वो, इसका डिफरेंस कितना है 7, इसका डिफरेंस कितना है 4, इनका एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना है 28, तो डिफरेंस जो नई सीरीज बनेगी कॉमन सीरीज उसका डिफरेंस भी 28 होगा। पहला टर्म कैसे निकालना है, तो मैंने कहा डिफरेंस में से इन दोनों का डिफरेंस घटा देना, तो पहला टर्म आ जाएगा 23। सिंपल बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 632 में 28 का भाग करना, तो 28 दूनी 56, कोई दिक्कत तो नहीं। 56 गया, बचा कितना 7 और 2 28 दूनी 56, यानी लगभग जो आएगा 22 आएगा, यानी टर्म जो हो जाएंगे आपके 22 हो जाएंगे। और 22 टर्म का मतलब 11 का मल्टीपल, चेक कर लेना आंसर वही हो जाएगा। बाकी नहीं भरोसा तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना, इससे कर लेना, ठीक है। चलो आगे, अब अंतिम सवाल देखते हैं, एक आखिरी सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है 100 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:3 है, इस मिश्रण का 10 लीटर निकाल लिया जाता है और दूध से बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, अंतिम मिश्रण में दूध का परिवर्तन क्या हो रहा है? तो कुल मिलाकर यहां देखो, बात समझना, इस प्रक्रिया का 10 लीटर निकाला जा रहा है और दूध से बदला जा रहा है, किससे? मिल्क से, दूध से बदल रहे हो, यानी कि आपको ये पता चल रहा है कि जो चेंज हो रहा है ना, वो क्या चेंज हो रहा है? पानी कम हो रहा है, पानी चेंज हो रहा है। कुल मिलाकर पानी हर बार चला जाता है, हर बार पानी कम हो जाता है, हर बार पानी कम हो जाता है, पानी कम हो रहा है, दूध तो मिला दिया जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। तो मुझे सिंपल बताना कि 100 में से अगर 2 दूध है 3 पानी है, तो कुल मिलाकर 60 जो हो गया वो पानी हो गया, 60 जो हो गया वो पानी हो गया। अब मुझे देखो 10 लीटर पानी निकाला जा रहा है 100 में से, मिक्सचर जो निकाला जा रहा है 10 लीटर निकाला जाता है 100 में से, तो आपको दिख रहा है कि हर बार 10 में से 1 निकाला जाता है, हर बार 10 में से 1 निकाला जाता है। और ऐसी प्रक्रिया कुल मिलाकर 3 बार हुई, एक बार पहले और 2 बार और दोहराया गया, 3 बार हुआ ये काम, ठीक है। तो यानी हर बार 10 में से 1 निकाला होगा पानी, 9 बचा होगा, हर बार 10 में से 1 निकाला होगा 9 बचा होगा, 10 में से 1 निकाला होगा 9 बचा होगा, ये टोटल पानी निकल के आएगा आपका। ये एंड में जो पानी बचा होगा वो इतना बचा होगा। करके देखते हैं, देखो यहाँ पर 0 से 0 कटा, ये 729 होता है, ये गुणे 6 है, और इन दो से यहाँ काट सकते हो, तो ये आएगा 9 छक्के 54, 6 दूनी 12 और 5 17, 7 छक्के 42 और 43, यानी कुल मिलाकर इतना जो होगा वो एंड में पानी होगा। तो अगर 100 लीटर के मिक्सचर में इतना अगर बेटा पानी है, तो बचा हुआ इतना क्या होगा? दूध होगा। आप कहोगे यही आपका आंसर होने वाला है। क्लियर बात समझ में आ गई? आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छे और टॉप लेवल के क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों में अक्सर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं अगर एग्जाम में देखने को मिले तो आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, तो आप उन्हें स्किप कर सकते हो, आप एंड के लिए उन्हें छोड़ सकते हो कि मैं बाद में देख लूँगा, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेंड करें। टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों में आप टाइम लगा देंगे तो अदर सब्जेक्ट जो आते हुए सब्जेक्ट हैं वो छूट जाएंगे। एक आध क्वेश्चन से स्किप करने से आपका प्रॉफिट होता है, तो आप उसे स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मिलेंगे ऐसी ही शानदार क्वेश्चन के साथ, मैं आपके सामने फिर हाजिर होता रहूँगा। तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।